हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास करने वाले हैं बच्चे। तो चलिए, कल हम लोगों ने क्रॉस मेथड पढ़ा। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि तीन तरह के टाइप हैं जिनको हम क्रॉस मेथड से कवर करने वाले हैं। पहला था कि जब एक रेशियो दूसरे में चेंज होता है, क्रॉस मेथड। जब आपको इनकम यानी कि आय का रेशियो दिया हो और बचत और खर्च में से किसी एक का रेशियो दिया हो, तो क्रॉस मेथड। और तीसरा एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधित प्रश्न का मतलब क्रॉस मेथड। तो ये तीनों टाइप में से एक टाइप हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। उसका ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे इसका जवाब बताएंगे, क्या इसका जवाब था। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5-7 के रेशियो में है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया रेशियो 1:1 हो गया। शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर क्या था? क्या आप सोच सकते हैं कि यहां क्रॉस मेथड यूज होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर होगा। क्यों? क्योंकि एक रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का था शुरू में 5-7, 8 लड़के आए जिसकी वजह से रेशियो 1:1 हो गया। एक रेशियो दूसरे में बदला, क्रॉस मेथड। एक रेशियो क्या है? 5-7, 5-7। दूसरा रेशियो क्या है? 1:1। भाई बॉयज एंड गर्ल्स का है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का। हालांकि दूसरा रेशियो उसने उल्टा बोला है। दूसरे रेशियो में पहले लड़की बोला है, फिर लड़का बोला है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो 1:1 है। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि सत्र के दौरान 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया। भाई 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया मतलब 8 लड़कों का एडमिशन। और एडमिशन का मतलब है प्लस या माइनस? प्लस। यस। तो लड़कों की तरफ +8 लिख दो। लड़कियों को प्रवेश दिया गया क्या? लड़कियों का एडमिशन हुआ क्या? आप कहेंगे नहीं सर। फिर मैं पूछूंगा क्या लड़कियों को स्कूल से निकाला क्या? आप कहेंगे नहीं सर। ना तो लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया गया, ना लड़कियों को स्कूल से निकाला गया। ऐसा कुछ भी कहीं भी जिक्र नहीं है। तो फिर जहां जिसका भी अगर लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है तो लड़कियों की तरफ लिख दो 0। भाई उसने केवल यह बोला कि 8 लड़के स्कूल में आ गए, तो एक रेशियो 5-7 का था, 1:1 हो गया। तो हमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 लड़कियों की तरफ +8 कर दो, लड़कियों की तरफ 0 कर दो, क्रॉस मेथड लगा दो। तो जब यहां क्रॉस मेथड लगेगा तो हम कहेंगे 5 एकम 5 और 7 एकम 7। डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। फिर इधर मल्टीप्लाई करो 0, इधर मल्टीप्लाई करो 8। 8 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। कल यही तो किया पूरे दिन हम लोगों ने। 2 चौको 8। एक यूनिट की वैल्यू से आप केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल सकते हो। कह रहा शुरुआत में लड़के लड़कियों का अंतर, तो 5 और 7 का अंतर आपसे पूछा है। अंतर तो 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। एक यूनिट 4, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा? 2 गुना ऑफ 4 विल गिव 8 एज आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुरुआत में लड़के और लड़कियों का डिफरेंस 8 था। चलो चलते हैं सवाल पे। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। देखो, एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है, वो टाइप होता है कंप्लीट। सेकंड जो क्रॉस मेथड वाला था कि जब हमको इनकम यानी कि आय का रेशियो दिया हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, तो उस टाइप के सवाल को मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक बार जरा इन सवाल को देखिए बच्चा। कह रहा है ए और बी की मासिक आय 3-4 के अनुपात में है। ए और बी की मासिक आय का रेशियो क्या है? 3-4। कह रहा है उनके मासिक खर्चे का रेशियो क्या है? 2-3।
उनके मासिक खर्चे का रेशियो कितना है, 2-3। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 6,000 रुपए बचाता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 6,000 रुपए बचाता है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। जरा देखेंगे भाई, यहां पर हमें पता है कि हमें आय का रेशियो दे दिया 3-4, हमारे पास खर्चे का रेशियो है। मैंने आपसे बोला कि जब आय का रेशियो दिया हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, तो उसने खर्च का रेशियो दे दिया और नीचे बोल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 बचाता है, यानी कि ए की बचत भी 6,000 और बी की बचत भी 6,000। तो क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, आय इनकम का रेशियो लिखो पहले 3-4, फिर आप लिखो मासिक खर्चा, क्या लिखेंगे 2-3, और फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे बचत। ए की बचत कितनी 6,000 और बी की बचत कितनी सर, वो भी 6,000, यानी कि दोनों की बचत 6,000 रुपए है, तो दोनों तरफ मैंने 6,000 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3-3 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, तो 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया भाई 1। वही काम करना है। और बचत का रेशियो मत ले लेना सर 6,000 का रेशियो ना, जो बचत एक्चुअल वैल्यू 6,000 दी हुई है वो एक्चुअल में लिखना है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12,000, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 18,000, 18,000 और 12,000 का डिफरेंस अंतर 6,000, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट 6,000। अब सवाल ने आपसे क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि बी की मासिक आय कितनी है। जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उससे केवल और केवल हम ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाते हैं जो कि आय का हमें दिया हुआ है। तो भैया अगर 1 यूनिट 6,000 है, उसने बी की आय पूछी है, तो 4 गुणा 6,000, बच्चा बी की आय कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी, 24,000। 24,000 बी की इनकम है। अगर वो आपसे कहता ए की इनकम कितनी है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, तो आप कहते सर 1 यूनिट 6,000, तो 3 यूनिट हो जाएगा 6 18,000। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उससे केवल ऊपर वाला रेशियो, केवल आय निकाल सकते हैं। ये दूसरा रेशियो किसका है, खर्च का। लेकिन अगर आपसे सवाल में खर्च पूछने लगे, एक्सपेंडिचर पूछने लगे, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे ऊपर वाला रेशियो ही। सपोज दैट ये बी है और ये ए है, आपसे कहने लगा भाई बी का खर्चा बताओ क्या होगा, बी का खर्चा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट 6,000, 4 यूनिट 24,000, यानी कि बी की आय में से बी का बचत माइनस कर दो। बी की बचत कितनी है 6,000, भाई जो 6,000 बचत है वो माइनस कर दिया, तो आप कहेंगे सर ए बी का जो खर्चा है ना वो 18,000 हो गया, 18,000। निकालेंगे आप इनकम, आय निकालेंगे, उसके बाद अगर उसने खर्चा पूछ लिया तो आप उसकी आय में से उसकी बचत यानी कि सेविंग माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो बी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को करना, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसे करो पहले, उसे बाद में करेंगे, पहले इसको करिए, क्योंकि क्रॉस मेथड के 2-3 क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है एक्स और वाई का मासिक आय 9,7 है, खर्चा 5,3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 बचाए तो उनकी मासिक आय का अंतर कितना होगा। मैंने कहा
जहां आय का रेशियो दिया हो और बचत या खर्च में से किसी एक का रेशियो दिया हो, हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। ये लाइन मैंने कल प्रॉपर लिखवाई थी आपको। तो यहां हमें आय का रेशियो दिया हुआ है, हमें खर्च का रेशियो दिया हुआ है और हमें उनकी बचत यानी कि सेविंग दी हुई है अलग अलग। हम यहां पर क्रॉस मेथड लगाने वाले हैं। हम कहेंगे एक्स और वाई की आय का रेशियो कितना है बच्चे, इनकम का 9.7, उनके खर्चे का रेशियो कितना है जी 5.3, और उन्होंने बचत कितनी कितनी करी, इसने 16,000 करी और इसने 14,000 करी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जल्दी से मुझे जवाब बताइए। 9 तिया 27, 5 सत्ते 35, रेशियो कितना, डिफरेंस कितना आ गया 8, फिर 14 पंजे 70,000 के लिख रहा हूं मैं हजार को, फिर 16 तिया 48,000 के लिख रहा हूं, के का मतलब हजार, डिफरेंस कितना आ गया 70 माइनस 48, 22,000 का। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 22,000 का। तो ऊपर 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 22,000 के बराबर। 16 तिया 48, 14 पंजे 70, यस। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 22,000, 22,000। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 8 दूनी 16, 4 दो 6, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, एक यूनिट आएगा 2750। आपसे क्या कह रहा है, उनका मासिक आय का अंतर, 9 और 7 का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो 9 में से 7 गया, डिफरेंस आ गया 2, एक यूनिट 2750, तो 2 यूनिट आ जाएगा 2 गुणा 2750 यानी कि 5500। तो आय का अंतर कितना हो गया जी, आय का अंतर हो गया 5500, बिल्कुल सही है। सभी का आ रहा है क्या, बोलिए। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है, उनकी बचत का रेशियो 2:3 है। इस बार आय का रेशियो तो है लेकिन उसने खर्च नहीं बचत का रेशियो दे दिया। कह रहा है कि ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 रुपए खर्च करते हैं, तो बी और ए की आय का डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा। अब आराम से आप कर सकते हैं भाई, क्या रेशियो है 5:7, क्या रेशियो है 2:3, ये बचत का है ये आय का है। खर्च क्या बोल दिया 35,400 इसने खर्चा किया और 48,600 इसने खर्चा किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जल्दी से मुझे उत्तर बताइए। आप कहेंगे 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, डिफरेंस कितना आ गया 1, गुणा करेंगे 0 0 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 चौका 8 और 1 9, 0 0 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0 0 0, 16 में से 7 गया 9, 9,000 का डिफरेंस आ गया भाई। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9,000। सवाल ने आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है ए और बी की आय का डिफरेंस, आय का डिफरेंस। तो भाई उनकी आय का रेशियो तो 5:7 है, तो क्या आप मुझे यहां डिफरेंस बता सकते हैं, ये आ जाएगा 2। तो एक यूनिट 9,000, 2 यूनिट कितना होगा बच्चे 2 गुणा 9,000 यानी कि 18,000, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले, चलो अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं, मतलब आय और खर्च वाले क्वेश्चन क्रॉस मेथड से थोड़ा सा अगर हट के पूछ लिया जाए, आय और खर्च के रेशियो का क्वेश्चन अगर क्रॉस मेथड से थोड़ा सा हट के पूछ लिया जाए तो फिर कैसे करेंगे। जैसे उसने बोला कि आय और खर्च का रेशियो है जो है वो 9:5 है, ये 9:5 जो है ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। आय में 40% वृद्धि हो जाती है, खर्चे में 10% की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक आय अगर 45,000 है
प्रारंभिक आय का रेशियो दिया हुआ है 9 और खर्च का 5 और प्रारंभिक आय दे दी 45,000। तो यहां से हम ओरिजिनल वैल्यू बता सकते हैं कि भाई आय तो 45,000 है, खर्चा कितना है और बचत कितनी है। कह बताइए अंतिम बचत क्या होगी। ये सिंपल बन गया क्वेश्चन अब कि भैया उसने प्रारंभिक शुरुआत में क्या बोला है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में क्या बोला है कि भाई आय कितनी है 9, खर्चा कितना है, ई मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर, एस मतलब सेविंग बचत और आई मतलब इनकम यानी कि आय। तो 9 और 5 आप ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति है वो 9 रुपए कमा रहा है और 5 रुपए खर्च कर रहा है। बच्चा अगर 9 रुपए कमाएगा और 5 रुपए खर्च करेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो 4 रुपए बचाएगा, 9 में से 5 घटा दो। भाई ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, 9 रुपए कमाए 5 खर्च कर दिए तो 4 बचाए होंगे उसने। अब उसकी इनकम दे दी 45,000 प्रारंभिक, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 पंजे 45,000 यानी कि 5,000। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो 25,000 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो 20,000। यानी कि आपको पता चल गया कि अगर उसकी सैलरी 45,000 है तो 25,000 खर्चा है और 20,000 रुपया बचत है। ये कैसे निकाला, ये 9 यूनिट आय, हमें 9 यूनिट दिया हुआ था और सवाल में 45,000। तो 9 यूनिट 45, 1 यूनिट 9 पंजे 45 यानी कि 5,000। तो 5 यूनिट और 4 यूनिट हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम सवाल को फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा अगर उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। बच्चे अगर मैं आय में 40% की वृद्धि करता हूं तो 45,000 का 40% बताना जरा, 40 बटा 100 ये आ जाएगा 180 यानी कि 18,000 सॉरी। उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 18,000। इनकम कितनी बढ़ी है 18,000 रुपए। उसका खर्चा 10% कम हो गया। भाई इनकम 18,000 बढ़ी है तो जरा जोड़ना 63,000 हो जाएगी, 45,000 में जोड़ेंगे। अगर खर्चा 10% कम हो गया तो 25,000 का 10% निकालना जरा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 2,500 रुपए। तो खर्चा कम हुआ है, खर्चा क्या हुआ है कम हुआ है। तो 25,000 में से 2,500 कम कर दो तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा आपका 22,500। खर्चा कितना हो गया 22,500। क्या बात सही है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना। कि भैया आय 40% बढ़ी तो बढ़ा दिया, खर्चा 10% कम हुआ तो 25,000 का 10% 2,500 कम कर दिया 22,500। तो बचत कितनी होगी, बचत के लिए इसमें से ये घटा दो तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 0 0 और 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 गया 0 और आएगा 6 में से 2 गया 4। और यही आपसे पूछा था 40,500 कि उसकी अंतिम बचत क्या हो जाएगी, अंतिम सेविंग क्या होगी। आय में से खर्चा माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आय निकालनी पड़ी, उसके लिए हमें खर्चा निकालना पड़ा। 63,000 में से 22,500 गया तो अंतिम बचत जो है बच्चे उसकी 40,500 रुपए होगी। अच्छा सवाल है। 18,000 कैसे आ गया, कौन सा ये वाला। अरे 450 को 40 से गुणा करो भाई। तुम एक तो चीजों को बिना कॉपी पेन के करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। तुम्हारे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, तुम बस ऐसे बैठ के देख रहे हो। ये कैसे आ गया जी, गुरुजी बताएंगे, क्योंकि तुमने खुद से पेन उठा के तो किया नहीं चीजों को, बस तुमने सुन लिया। मैंने कह दिया 45 गुणा 4 180 तो 20 18,000 हो जाएगा। तुम्हारे पास पेन होता तो तुम खुद करके देखते और 18,000 आ जाता, लेकिन है ही नहीं वो तुम्हारे पास। बहुत प्रॉब्लम आने वाली है बच्चे। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जीवन है, मैं सच बता रहा हूं। कुछ सीख लो मेरे अनुभव से, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और जब प्रॉब्लम आती है ना जीवन में, कोई साथ नहीं खड़ा होता, कोई नहीं। एक कड़वा सत्य है कि आपके जीवन की कठिनाइयों में आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं होंगे। कहने वाली बात है, बस जीवन की हर कठिनाई को आपको खुद झेलना है।
वो वैसा आपको गाइड कर सकते हैं। उन्होंने आपको इस लायक बना दिया कि भैया तेरे ऊपर है, तुझे अपना जीवन में आराम चाहिए मेहनत कर, कठिनाई चाहिए मत कर। हमने तुझे यहां तक लाकर कर दिया, खड़ा कर दिया कि तू मेहनत कर। अब तेरी सक्सेस में तू अकेला है, तेरे कठिनाई में तू अकेला है, या तेरे हार्ड टाइम में तू अकेला है। आप उसे कैसे, किस तरफ अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। कह रहा है कि ए और बी वेतन क्रमशः 3-5 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ता है तो नया वेतन 5-6 के रेशियो में हो जाएगा। ये तो वही जो हमने कल पहला वाला टाइप किया था, वही है। ये तो वही है कि भैया एक रेशियो 3-5 है, वो बदल गया 5-6 में, क्योंकि वेतन में 70,000 की वृद्धि हुई। 70,000 की वृद्धि हुई तो आप करेंगे सर, पहला रेशियो है 3-5, अगला रेशियो है 5-6। उसके बाद आप कहोगे कि भैया प्रत्येक के वेतन में 70,000 वृद्धि हुई, तो दोनों तरफ 70,000 लिख लो, दोनों तरफ 70,000 लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहेंगे सर 6 18, 5 पूरे 25, डिफरेंस कितना आएगा 7, तो ये आएगा 7 पंजे 35 और 4 जीरो, 6 सत्ते 42 और 4 जीरो, डिफरेंस कितना आएगा 4 जीरो, और 42 में से 35 गया तो 7, डिफरेंस आ जाएगा 70,000। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा बच्चे, 7 यूनिट 70,000, एक यूनिट आ जाएगा 7 एकम 7 यानी कि 10,000। और जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उससे केवल ऊपर वाला रेशियो ही हमें मिलता है। उसने कहा ए का वर्तमान वेतन, तो कितना हो जाएगा भैया 3 गुणा 10,000 यानी कि 30,000। ए का वर्तमान वेतन कितना है बच्चा? ए का वर्तमान वेतन है 30,000। कोई समस्या है किसी को? आगे बढ़ूं? ओके, चलिए। देखो, ये आपको खुद करना है सवाल, ये आपको वर्कशीट में ही मिलेगा, ये आपको उसमें मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ में ही मिल जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन है कि भैया आय का अनुरेशियो दिया हुआ है, खर्चे का रेशियो दिया हुआ है, प्रत्येक की 9,000 रुपए बचत है, तो आय बताओ। वही जो हमने शुरू में किया है। ठीक है, मैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको। ये रहा एक अच्छा सवाल, इसे देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है ए और बी की आय का रेशियो 5:8 है, उनके खर्चे का रेशियो 1:2 है। कह रहा है ए और बी की आय का रेशियो 5:8 है, खर्चे का रेशियो 1:2 है। यदि बी का खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है, भाई वाह, तो ए और बी की बचत के बीच रेशियो क्या होगा? अब यहां पर आपको क्रॉस मेथड लगाने को नहीं मिलेगा। यहां उसने बोला है आय का रेशियो 5:8 है, खर्च का रेशियो 1:2 है, बी का खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा नहीं है, परिवार साथ खड़ा होता है। ठीक है, जो समझाना चाह रहा था वो तुमने समझा नहीं, और जो तुम समझ रहे हो उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो मेरी समझ तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तो तुम्हारी समझ तुम समझो जो तुम्हें समझना है। ठीक है भाई, आय का रेशियो कितना है ए और बी का? ए और बी की आय का रेशियो है 5:8, 5:8 है।
कह रहा है खर्च का, ये देखो ये इनकम का रेशियो है, आय का रेशियो है। खर्च का रेशियो क्या है? खर्च का रेशियो है आपका 1:2, 1:2 खर्च का रेशियो है। अब कह रहा है कि बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है। देखो खर्च का जो रेशियो है वो दूसरा है, आय का जो रेशियो है वो ये है। ये रेशियो अपने आप में अलग है और खर्च का रेशियो अपने आप में अलग है, दोनों अपने आप में अलग है। अब समझना, अगर मुझे बचत का रेशियो चाहिए जो सवाल ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि बचत यानी कि सेविंग क्या होता है? वो होता है आय में से खर्च को माइनस कर दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, सेविंग मिलेगी। तो अगर मैं आय में से खर्च माइनस करता हूं तो 5 में से सीधा 1 माइनस कर दो 4, और 8 में से सीधा माइनस कर दो 2, 6। तो क्या ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हमारी बचत का रेशियो होगा? अगर आप रेशियो को इस तरीके से माइनस करते हो तो आप करते हो सबसे बड़ी गलती। आप करते हो सबसे बड़ी गलती। अगर ऐसे रेशियो को सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकते आप, ये रेशियो अपने आप में अलग है। भाई सोचो, इसका HCF कुछ और होगा जो इसमें मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल संख्या बनाएगा, इन दोनों का HCF कुछ और होगा जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर अलग अलग वैल्यू बना रहा होगा। तो इनका HCF कुछ और जो ओरिजिनल संख्या देगा मल्टीप्लाई होकर, इनका HCF कुछ और जो मल्टीप्लाई होकर अलग संख्या देगा। तो फिर हम डायरेक्ट कैसे माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए हम बचत के लिए क्या करेंगे? हमें सवाल में कुछ दिया है, उसने बोला है बी का खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है। बी के खर्चे का 80%। आप ऐसे मान के चलो कि भैया ये 5x 8x है, x इनका HCF, और ये 1y 2y है। हम यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसने कहा बी के खर्चे का 80%, तो खर्च का रेशियो तो ये रहा। तो बी का खर्चा कितना है? 2y, और उसका 80% यानी कि 80/100, और ये किसके बराबर है? ए की आय के बराबर। और ए की आय कितनी है? 5x। यहां से x और y की वैल्यू निकालना, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये 5 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, 4 दूनी 8y बराबर 5 पूरे 25x। तो बच्चे यहां से x और y का रेशियो बताना जरा मुझे। x के सामने 8 और y के सामने 25, और यही काम आपने करना है। यही काम अब आपने करना है कि बच्चे x की जगह 8 और y की जगह 25 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8 पंजे 40, और 8 रखेंगे तो 8 ही 8 64, और y की जगह क्या रखना है? y की जगह 25 रखना है। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। अब घटा सकते हो आप, अब घटा सकते हो सीधा बचत के लिए कि 40 में से 25 गया, बचत आ जाएगी 15, और 64 में से 50 गया, बचत आ जाएगी 14। और यही आपकी बचत का रेशियो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी रेशियो को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो। सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये x की वैल्यू देखो अलग आई है 8, इन दोनों का HCF मल्टीप्लाई होकर अलग अलग संख्या बनी। y की वैल्यू 25 है अलग, तो यहां मल्टीप्लाई होकर अलग संख्या दी। अब घटा सकते हैं आप, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो सवाल में कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ संबंध जरूर देगा। जैसे उसने यहां दिया है कि बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर, वहां से आप इनके HCF का रेशियो बनाओगे और फिर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। चलें आगे। इसके अगला सवाल हम कर चुके हैं, उसके अगला सवाल मैंने खुद से करने को दिया है। अब आते हैं अगले टाइप के पास। बच्चा अब जो हम अगला टाइप करने वाले हैं, देखो हमने 2 टाइप कर लिए क्रॉस मेथड से कि एक रेशियो दूसरे में बदला, क्रॉस मेथड। आय का रेशियो दिया हो, खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, क्रॉस मेथड। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है बच्चा एज रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। अब आयु संबंधित प्रश्न में बच्चा आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। पहले एज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आते हैं, बस जस्ट मुझे रिवाइज कराना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मान लो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी।
ए की उम्र है 20 वर्ष और बी की उम्र है सपोज दैट 24 वर्ष। देखते रहना सामने, एग्जाम्पल से ही पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं। ए की उम्र है 20 साल, बी की उम्र है 24 साल। अब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद कितनी कितनी उम्र हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी 24, और इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी 28। भाई ये 24 साल का हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा। अच्छा इनका वर्तमान योग बताना जरा मुझे, योग। तो आप कहेंगे सर 24 और 20 44 वर्तमान योग, और 28 और 24 4 साल बाद का योग कितना है, आप कहेंगे सर 52 साल। तो अगर मैंने बोला 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, तो क्या 4 साल के बाद की कहानी में ए की उम्र भी 4 साल बढ़ी और बी की उम्र भी 4 साल बढ़ी? दोनों की बढ़ेगी। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहने लग गया कि भैया 3 साल पहले, देखो ये तो वर्तमान की उम्र मैंने आपको दे दी, प्रेजेंट की दे दी। अगर मैं वर्तमान से कहने लगूं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या क्या इनकी उम्र रही होगी, तो आप कहेंगे सर 20 में से 3 घटा दो 17, और 24 में से 3 घटा दो 21। 24 में से 3 घटा दो कितनी 21। योग कितना हो गया, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 योग हो गया, सम हो गया। यानी कि अगर मैं 3 साल पहले जाऊंगा तो दोनों की 3-3 साल घटेगी, मैं 4 साल बाद जाऊंगा दोनों की 4-4 साल बढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लो अगर 2 लोग हैं ए और बी, और उनकी आयु का योग सपोज आपको 70 दे रखा है, आयु का योग 70 दे रखा है, और मैंने आपसे कहा भैया 2 साल बाद योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 साल बाद जो ए और बी का सम हो जाएगा भैया वो 72 साल होगा या फिर 74 साल होगा, आप मुझे बता दो। 2 साल के बाद योग 72 होगा या 74 होगा? क्या आपका जवाब मुझे यहां देखने को मिलेगा? जल्दी से मुझे बता दो। बताएंगे सभी बच्चे? आप कहेंगे सर अगर 2 साल बाद की बात हो रही है ना, तो ए की उम्र भी 2 साल बढ़ेगी और बी की उम्र भी 2 साल बढ़ेगी। भाई यहां पर मैंने आपको वही तो एक्सप्लेन किया कि अगर 4 साल बाद जा रहा हूं तो इसकी भी 4 बढ़ी, इसकी भी 4 बढ़ी। 3 साल पहले जा रहा हूं तो इसकी भी 3 घटी, इसकी भी 3 घटी। समझो ना बात को आप। तो यहां पर अगर मैं 2 साल बाद जा रहा हूं तो इसकी भी 2 बढ़ेगी, इसकी भी 2 बढ़ेगी, टोटल कितनी बढ़ेगी, टोटल प्लस का 4 होगी। तो 70 में 72 नहीं 74 आपका जवाब होगा। दोनों लोगों की 2-2 साल बढ़ानी है आपने, ये बात आप समझो। सपोज अगर मैं आपसे कहने लग गया इसी में ही 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले योग कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले सम यानी कि योग कितना रहा होगा, तो आपका जवाब क्या मिलेगा मुझे? दोनों की 4-4 साल घटानी है, दोनों की 4-4 साल। तो 70 माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 गुणा 4, है ना। दोनों की 4-4 साल घटा दी तो 70 माइनस 8 यानी कि 62 आपका जवाब हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग यानी कि सम। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। दूसरा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 लोगों की आयु का डिफरेंस, अंतर कभी भी नहीं बदलता है। मान लो आज आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, आज वर्तमान में, तो 10 साल बाद आपका भाई आपसे कितने साल बड़ा हो जाएगा? भाई आज आपका भाई आपसे अगर 2 साल बड़ा है तो 10 साल बाद आपसे कितना बड़ा हो जाएगा? बोलिए। आप कहेंगे सर 12 साल बड़ा हो जाएगा। 10 साल बाद आपका भाई आपसे 12 साल बड़ा हो जाएगा। मान लो आज आप अपने छोटे भाई से 3 साल बड़े हो, तो 20 साल बाद कितने बड़े हो जाओगे? 23 साल बड़े हो जाओगे अपने भाई से। क्या बात कर रहे हो? डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। आज आपका और आपके भाई का डिफरेंस अगर 2 साल है ना, पूरे जीवन भर वो 2 साल अंतर रहेगा, पूरे लाइफ टाइम।
2 ईयर ही डिफरेंस रहेगा, वो कभी ना तो बढ़ता है ना घटता है। कितने ही वर्ष पहले चले जाओ, कितने ही वर्ष बाद में चले जाओ, डिफरेंस कैन नेवर बी चेंज। ठीक है, तो ये बात हो गई दूसरी। दूसरा, हम समय का डिफरेंस की बात करते हैं, समय के डिफरेंस की। सपोज अगर मैंने आपसे बोला वर्तमान, वर्तमान और 3 साल बाद, वर्तमान और 3 वर्ष बाद, इनका डिफरेंस जल्दी जल्दी मुझे बताते चले जाओ। ये आ जाएगा 3। भाई वर्तमान, और वर्तमान का मतलब है जीरो, जीरो मान के चलो कि हम 0 ईयर पे हैं, प्रेजेंट है, और 3 साल बाद यानी कि आज से 3 साल बाद, तो वर्तमान में 2025 चल रही है, 3 साल बाद 2028 हो जाएगी, तो 2028 और 2025 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वर्तमान और 3 साल बाद का डिफरेंस कितना? इतना। फिर मैं कहूंगा जरा मुझे बताना वर्तमान, वर्तमान और 4 वर्ष पहले का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पहले का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर ये 4 हो जाएगा। चाहे आप वर्तमान से फ्यूचर में जाओ, चाहे आप पास्ट में जाओ, डिफरेंस उतना ही होगा जितने साल ऊपर नीचे आप जा रहे हो। वर्तमान और 3 साल बाद का डिफरेंस 3, वर्तमान और 4 साल पहले का डिफरेंस 4। अगर मैं आपसे कहूंगा ओके जरा मुझे बताना कि भैया 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का डिफरेंस क्या होगा? 3 साल पहले और 2 साल पहले का डिफरेंस कितना होगा? तो आज से 3 साल पहले क्या है? आज 2025 है, 3 साल पहले 2022 है। आज से 2 साल पहले 2023 हो जाएगा। तो 2023 और 2022 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको इस तरीके से बच्चा नहीं करना है। आपने करना किस तरीके से है कि पहले को, यानी कि जब भी बात पास्ट की होगी, भूतकाल की होगी, उसे माइनस में रखना है। तो 3 साल पहले -3, 2 साल पहले -2। तो जब भी बात भूतकाल की, पास्ट की होगी, माइनस में रखना है, और जब भी बात भविष्य, फ्यूचर की होगी तो प्लस में। तो -3 और -2 का डिफरेंस मैं आपको सिखा चुका हूं। साइन को हटा दो, 3 में से 2 गया 1। यही आपने करना है। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद का डिफरेंस क्या होगा? तो बाद का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 6। तो प्लस और प्लस का साइन है, डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दो 4। कल ही तो सीखा ये सब है भाई, कल ही तो सीखा हमने। तो आपने पास्ट को माइनस में रखना है, फ्यूचर को प्लस में रखना है, और वर्तमान को 0 रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपसे अगर मैं पूछूं कि 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, 4 साल पहले और 3 वर्ष बाद, तो भैया पहले का मतलब है पास्ट, -4, बाद का मतलब है फ्यूचर, +3। तो -4 और +3 का डिफरेंस, माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है। ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा जी डिफरेंस आपका? 7। तो चाहे वर्तमान से कंपैरिजन करे, वर्तमान से उतने साल पहले, उतने साल बाद, चाहे आपसे पहले पहले का डिफरेंस पूछे माइनस माइनस, बाद बाद का डिफरेंस पूछे प्लस प्लस, पहले बाद का डिफरेंस पूछे माइनस प्लस, हर जगह आपको परफेक्शन होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले। जो लोग माइनस में बता रहे हैं ना डिफरेंस को, आप लोग अपने भविष्य की चिंता करिए, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। मैं हर बार आपको डराता हूं, आप ये मत कहना कि सर आप तो हमें उल्टा सीधा सुनाते। उल्टा सीधा नहीं सुनाता हूं बच्चे, आप पढ़ नहीं रहे हो। इतने क्रूशियल टाइम में आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? गोल्डन चांस दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस इसलिए नहीं बोला जाता है इसे, सपना होता है लोगों का ये। सच बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं
आप शायद विश्वास नहीं करोगे, लोग स्टेट में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर दिल्ली में कांस्टेबल बनते हैं भाई। मेरे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों का यूपी में सब इंस्पेक्टर पे नंबर आ गया था और उनका दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था कांस्टेबल में, उन्होंने यूपी सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन किया। जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थे उनका यूपी सब इंस्पेक्टर में नंबर आया। ऐसे 4 लोग मेरे जानकारी में थे जिनका यूपी सब इंस्पेक्टर में नंबर आया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पांच साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 4:5 था। अब से 7 साल बाद रेशियो 11:13 होगा। वर्तमान आयु के योग बताओ क्या होगा। एक रेशियो दूसरे में बदल रहा है, आप क्रॉस मेथड लगाओगे। पहला रेशियो 4:5 है, वो कब का दे रखा है? 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले यानी कि -5। -5 का रेशियो कितना दे रखा है? देखो 5 साल पहले को बच्चा मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं उसको -5 कह रहा हूं। -5 से समझ जाना, -5 से समझ जाना 5 साल पहले है। कह रहे अब से 7 साल बाद यानी कि प्लस का 7, प्लस के 7 का रेशियो क्या दे रखा है जी? ये दे रखा है। या फिर आप ऐसे लिखो, एक रेशियो कितना है? हाँ लिख दो ऐसे, -5 और प्लस का 7। तो भैया -5 का रेशियो कितना है आपका? 4:5 और प्लस का 7 यानी कि 7 साल बाद का रेशियो कितना है? 11:13। अब आप जरा मुझे बताना, -5 और +7 का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा ऐड होगा, हमेशा जुड़ता है। तो 7 और 5 12, और इस 12 को दोनों तरफ लिख दो, यहां भी और यहां भी। इस 12 को दोनों तरफ लिख दो। पहले तो आप रेशियो लिखो, फिर आप देखो जो समय है, ये तो 5 साल पहले यानी कि -5, ये 7 साल बाद यानी कि प्लस का 7। तो 7 और 5 12, 12 को दोनों तरफ लिख के एक यूनिट की वैल्यू जल्दी से बताओ। 13 चौके 52 और 11 पंजे 55। डिफरेंस कितना आ गया? 3 का। 11 12 132 और 13 12 156, 12 तिया 36, 12 एकम 12 3 15। डिफरेंस कितना आ गया? 18 और 6 24 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 1 यूनिट कितना आ गया? 8। अब आप कल से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है तो आप ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हैं केवल 4 यूनिट। क्या होगा? आप कहेंगे 4 अट्ठे 32 और 5 यूनिट यानी कि 5 अट्ठे 40। तो a प्लस बी कितना हो गया? a प्लस बी योग पूछा है ना उसने, योग कितना हो जाएगा? 32 + 40 यानी कि 72। क्या 72 आपका जवाब है? मैं कहूंगा नहीं। 72 क्या जवाब है? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं है 72 जवाब? क्योंकि सर जो ये 32 और 40 उम्र आपने निकाली है ना, ये 5 साल पहले की उम्र आई है। ये जो 4 और 5 रेशो दिया हुआ है, ये 5 साल पहले का रेशो दिया हुआ है। लेकिन हमसे 5 साल पहले का योग नहीं पूछा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है वर्तमान का योग क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उसका मकसद इन्हीं सवालों का ही तो था जो मैं ये सिखा के आया हूं आपको। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा के आया हूं आपको कि भैया अगर आपको ये 5 साल पहले का योग 72 है तो वर्तमान का योग क्या होगा? दोनों की 5-5 साल बढ़ा दो। ये वर्तमान में, प्रेजेंट में दोनों की 5-5 साल अगर आप बढ़ा देंगे तो कितना प्लस होगा? टोटल 10 प्लस हो जाएगा यानी कि 82 हो जाएगा वर्तमान का योग। कितना होगा बच्चा? 82। 82 हो जाएगा वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग, एज का सम। ये थोड़ा सा सोचना है सवाल में बस, बाकी सवाल बहुत आसान है। एक सवाल और कराता हूं आपको मैं। चलिए ये सवाल देखिए जरा।
इसको बताएंगे बच्चे। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 1 साल पहले। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 6:5 हो जाएगा। ओके। अब से 8 साल बाद बी और ए की आयु का रेशियो क्या होगा? अब से 8 साल बाद बी और ए की आयु का रेशियो। सबसे पहले आप देखो 1 साल पहले का रेशियो कितना है ए और बी का? भाई ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:3। कब का है ये? 1 साल पहले। पहले का मतलब -1। फिर कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी कि +3 का रेशियो कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है। आप जरा मुझे बताना -1 और +3 का डिफरेंस क्या होगा? सर ऐड होगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 को दोनों तरफ लिख दो, जो डिफरेंस है उसे आप दोनों तरफ लिख दो। ओके। तो आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना। आप कहेंगे सर 5 चौको 20, आप कहेंगे 6 तिया 18, 20 और 18 का डिफरेंस 2, मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, डिफरेंस कितना आ गया? 4 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, 2 हो जाएगी। और जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो 1 साल पहले उनकी उम्र आ गई। 1 साल पहले, 1 साल पहले उनकी उम्र है। अगर मैं वर्तमान उम्र की बात करता हूं, ए और बी की वर्तमान उम्र की बात करता हूं, तो 1 साल पहले, समझना बच्चे, -1 का मतलब है 1 साल पहले। तो 1 साल पहले ए की उम्र अगर 8 साल थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 9 साल। 1 साल पहले अगर 6 साल थी बी की उम्र तो इसकी कितनी हो जाएगी? 7। आपसे सवाल ने क्या बोला है? 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, और वो बी और ए का रेशियो पूछा है। तो 8 वर्ष बाद, तो प्लस का 8 उम्र क्या हो जाएगी इनकी? इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो, ये 15 साल का हो जाएगा, ये 17 साल का। लेकिन हमसे रेशियो उल्टा पूछा है। हमसे पूछा है बी और ए का रेशियो। तो ए और बी का तो 17-15 है, लेकिन बी और ए का पूछा है तो उल्टा कर दो, 15-17 आपका जवाब होगा। 17-15 गलत है। जो लोग कह रहे हैं आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं बी और ए का रेशियो बताओ, उल्टा होगा। ये सवाल घुमा सकता है आपको इस तरीके से। हमने ए और बी का निकाल दिया 17-15, आपने भी निकाल दिया, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसने पूछा क्या? उसने पूछा बी और ए का रेशियो क्या होगा। उसने उल्टा पूछ लिया, तो 15-17 हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से चीजों को करना है। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु से 5 गुना है। पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु से 5 गुना। 5 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से 10 गुना थी। 5 साल पहले कितनी थी? 10 गुना थी। कर अब बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो एक तरफ फादर, एक तरफ सन। कह रहा पिता की वर्तमान आयु बेटे से 5 गुना। तो बेटे की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की कितनी है? 5। ये वर्तमान है, वर्तमान, वर्तमान। प्रेजेंट में क्या बोला उसने? कि बेटे की आयु से 5 गुना। फिर उसने बोला 5 साल पहले, 5 साल पूर्व यानी कि -5 क्या रेशियो था? बेटे की आयु का 10 गुना। बेटे की आयु अगर 1 यूनिट तो पिताजी की आयु 10 हो जाएगी। तो वर्तमान और 5 साल पहले का डिफरेंस क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। दोनों तरफ 5-5 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 10 एकम 10, डिफरेंस कितना है? 5 आएगा। फिर 10 पंजे 50 और 5 एकम 5, डिफरेंस कितना आएगा? 45 आएगा। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो बच्चे। 5 यूनिट 45, 1 यूनिट आ जाएगा 5 नाम 45। तो 1 यूनिट से हम केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल सकते हैं, और ऊपर वाला रेशियो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का दिया हुआ है। तो वो पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है।
तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 9 दैट इज 45। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है बच्चा? 45। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए। सवाल कह रहा है 5 साल बाद रमेश की आयु पुत्र की तत्कालीन आयु का 3 गुना होगी। 5 साल पहले उसकी आयु पुत्र की तत्कालीन आयु का 7 गुना होगी। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? ये तो कर लेंगे खुद से, आप सेल्फ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो बच्चा आप। ठीक है, 5 साल बाद यानी कि प्लस का 5, और 5 साल पहले यानी कि माइनस का 5। डिफरेंस दे रखा है, पहले बोला 3 गुना, दूसरा बोला है 7 गुना। तो ये खुद से करना है आपको। ठीक है, ट्राई करेंगे। ये सवाल देखिए जरा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, जो अब आप देख रहे हो, ये रीजनिंग में पूछते हैं ऐसे सवाल, और ये रीजनिंग का ही कॉन्सेप्ट है। मैं एक सवाल लेके आया हूं ताकि आपको मैं बता सकूं कि इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग वाले सर आपको पढ़ाएंगे। ये रेशियो का पार्ट नहीं है। ये रेशियो, हमारे जो रेशियो में एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो मैंने आपको अभी अभी कराए हैं। कह रहा है अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 कम है। अब से 5 साल बाद वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु का 2/3 होगी। अब से 2 साल बाद अरुण और वरुण की आयु का योग क्या होगा? ये रीजनिंग वाला सवाल है। कर लेते हैं हम एक सवाल इसे भी देखेंगे। कह रहे अरुण और वरुण की वर्तमान आयु का अरुण की वर्तमान आयु को ए मान लेते हैं। वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से, तो वरुण की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? v, और उसका 2 गुना क्या हो जाएगी? 2v। भाई जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से समीकरण बनाता जाऊंगा मैं। उसने कहा अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से, तो वरुण की वर्तमान आयु का 2 गुना 2v, और उससे क्या कर दो? 1 कम कर दो, यानी कि -1। तो एक समीकरण तो ये मिल गया हमें कि अरुण की वर्तमान आयु वरुण के 2 गुने से 1 कम है। लिख दिया मैंने। आगे उसने बोला अब से 5 साल बाद वरुण की आयु, अब से 5 साल बाद वरुण की आयु क्या हो जाएगी? उसमें 5 जोड़ देंगे। अरुण की वर्तमान का 2/3 होगी। देखो फिर से पढ़ो, ये लाइन को फिर से पढ़ो बच्चा। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है यहां से कि अब से 5 साल बाद वरुण की आयु, तो वरुण की आयु अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? v+5। भाई अगर मैंने उसकी वर्तमान आयु को v माना है वरुण को, तो अब से 5 साल बाद क्या हो जाएगी? v+5। तो कह रहा है अब से 5 साल बाद वरुण की आयु, अरुण की वर्तमान का, तो अरुण की वर्तमान कितनी है? a, और उसका कितना हो जाएगी? 2/3, यानी कि 2/3। ये बराबर कर दो। ये दूसरा समीकरण है सवाल के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें दोनों की उम्र निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें, हमारे पास कोई एक सिंगल तरीका, कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है। हर सवाल की लैंग्वेज अलग होगी, हर सवाल में अलग समीकरण बनेगा, और वो सवाल को पढ़ के ही बनेगा। आप सवाल को पढ़ोगे, जैसा जैसा सवाल ने कहा उसी हिसाब से वो समीकरण बनता जाएगा। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं? यहां पे इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। बच्चे क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं ए की जो वैल्यू है ये वाली, मैं ए की जगह यहां रख दूं, ये वाली वैल्यू को जरा करके देखना। v+5 बराबर ए की जगह ये रख दो 2v-1 गुणा 2/3। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 2 की अंदर कर दो, 3 इधर आ जाएगा ना, तो 3v, और 3 की 5 में करेंगे 15, और 2 की अंदर कर दो 4v-2। अब 3v को उधर ले जाओ तो 4 में से घटेगा v बचेगा, और 2 को इधर लाओगे तो 15 + 2 17 हो जाएगा। तो वरुण की उम्र मिल गई 17।
v बराबर कितना आ गया 17। वरुण की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 17। अब अरुण की भी निकाल सकते हो, यहां रख दो। अरुण कितना हो जाएगा 2 गुणा 17 माइनस 1, यानी कि अरुण आ जाएगा 33। भाई 17 दूनी 34, 34 में से 1 गया 33। दोनों की उम्र आ गई ना। सवाल कह रहा है कि दोनों की उम्र का योग क्या हो जाएगा अब से 2 साल बाद। पहले तो वर्तमान योग मुझे बता दो, वर्तमान योग। तो आप कहेंगे 17 प्लस 33 50। तो सवाल कह रहा है अब से 2 साल बाद, तो अब से 2 साल बाद योग क्या हो जाएगा भाई, दोनों की 2-2 साल बढ़ा दो, दोनों की 2-2 साल बढ़ा देंगे तो भैया क्या योग हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54 साल। अब से 2 साल बाद देखो, अगर वर्तमान में उनका योग 33 और 17 50 साल है, तो अब से 2 साल बाद पूछा तो दोनों की 2-2 साल बढ़ जाएगी। तो अगर दोनों की 2-2 साल बढ़ेगी तो टोटल 4 साल बढ़ेगी। 50 और 4 दोनों का योग 54 वर्ष हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग का पार्ट है जहां समीकरण बनते हैं और फिर उन समीकरणों को हमें रखकर सॉल्व करके अपना आगे का कॉन्सेप्ट बढ़ाना होता है। और आप कहेंगे सर कोई एक फिक्स पैटर्न, मैं कहूंगा नहीं सर, कोई ट्रिक, वो डिपेंड करता है, ट्रिक डिपेंड करता है आपके सवाल के ऊपर। अगर सवाल ने कहा कि अरुण की उम्र बताओ, किसी एक बंदे की उम्र, अगर कहा वरुण की उम्र बताओ, किसी एक बंदे की उम्र, तो हम ऑप्शन उठा के कर लेंगे। लेकिन यहां उसने योग पूछ लिया तो हम ऑप्शन की हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। उससे ज्यादा जल्दी तो आप ऐसे कर लोगे। सर इसके अलावा कोई और ट्रिक? भाई कोई और ट्रिक नहीं है, कोई और ट्रिक नहीं है। कोई अगर दे रहा हो आपसे, फर्जी ट्रिक रहेगी। वो ट्रिक एक ही है, वो ऑप्शन है। मैंने फिर कहा ऑप्शन ही ट्रिक है इस तरह के सवालों की। लेकिन वो बेस्ट कब है, जब किसी एक बंदे की उम्र पूछेगा कि अरुण की उम्र क्या है, तो अरुण की उम्र समीकरण में रखकर हम अपना जल्दी से आंसर बता सकते हैं। बाकी तो फिर इसको समीकरण बना के ही सॉल्व करना है आपने, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। देखेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को, क्या है इसमें। कह रहा 3 साल पहले पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां की औसत आयु कितनी है 28 साल। 5 साल पहले पति 5 साल पहले पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 साल थी। पत्नी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। औसत चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या। और अगर हमें योग निकालना हो, अगर हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 साल पहले, मैं बात कर रहा हूं 3 साल पहले की, -3। कह रहा पति पत्नी यानी कि हस्बैंड वाइफ, और कह रहे कि उनकी 2 पुत्री, उनकी 2 पुत्री, उनको D1 D2 मान लू, डॉटर 1 डॉटर 2। ये कितने लोग हो गए, 4 हो गए ना भाई। पति पत्नी और 2 पुत्री, उनका एवरेज कितना दे रखा है 28। अगर एवरेज 28 है मेरे भाई, सम यानी कि योग कितना हो जाएगा 28 चौके 112। इन चारों लोगों का सम कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये कितने साल पहले की बात कर रहा है, ये 3 साल पहले की। अगर मैं वर्तमान की बात आपसे पूछूं कि वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस D1 प्लस D2, चारों लोगों का, तो आप कहेंगे सर 112 प्लस। अब 3 साल पहले से अगर मैं वर्तमान में आता हूं, 3 साल पहले से वर्तमान में आता हूं, तो हर व्यक्ति की 3-3 साल उम्र बढ़ेगी। क्या मैं सही हूं कि अगर मैं 3 साल पहले से वर्तमान में आता हूं तो हस्बैंड की भी 3 साल, वाइफ की भी 3 साल
D1 3 साल, D2 3 साल। तो भाई कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। चारों लोगों की 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगी, तो ये टोटल हो जाएगा 124। तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा? 124, क्योंकि हर व्यक्ति की 3-3 साल बढ़ेगी। तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 3 साल, 3 साल, 3 साल, 3 साल, यानी कि 4 तिया 12 साल। 4 तिया 12 साल। अब कह रहा है ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे के बारे में क्या बोला उसने? उसने कहा 5 साल पहले, -5, 5 साल पहले पत्नी और दोनों पुत्रियां, यानी अब हस्बैंड की बात नहीं हो रही, वाइफ और दोनों पुत्रियां, D1 + D2, 3 लोग हैं केवल। 5 साल पहले इनका एवरेज कितना था? 20 साल। तो योग कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, क्योंकि 3 लोग हैं केवल। अगर मैं इन्हें भी वर्तमान में लेकर आऊं, 5 साल पहले से वर्तमान में लेकर आऊं, तो क्या तीनों लोगों की 5-5 साल उम्र बढ़ेगी? बोलिए, क्या पत्नी की भी 5 साल बढ़ेगी, D1 की भी 5 साल और D2 की भी 5 साल? यानी कि 60 में कितना प्लस होगा? तीनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी, तो 15 साल प्लस हो जाएगा 75। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी? कि वर्तमान में हस्बैंड वाइफ D1 D2 टोटल है 124, वर्तमान में W D1 D2 टोटल है 75। अगर पति की वर्तमान उम्र यानी कि H पूछा है, तो इन तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है, ये रहा 75, रख दो। तो H + 75 बराबर 124। तो यहां से हस्बैंड की उम्र कितनी आ जाएगी? 124 - 75, यानी कि 49। कितनी आ जाएगी बच्चे? हस्बैंड की वर्तमान उम्र, पति की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 49। ये आपको निकालना है। कितने भी साल पहले का एवरेज दे रखा हो, आप उतने साल का योग निकालो और उस योग को वर्तमान में ले आओ। जैसे हमें 4 लोगों का 3 साल पहले का एवरेज दे रखा था, मैंने 3 साल पहले का योग निकाला, उस योग को वर्तमान में ले आया। फिर उसने 3 लोगों का यानी कि पत्नी दोनों पुत्रियों का 5 साल पहले का एवरेज दे रखा था 20, 5 साल पहले का योग निकाला, उस योग को वर्तमान में ले आया। वर्तमान में इन तीनों की वैल्यू उठाकर 75 यहां पर रखी, तो हस्बैंड आ जाएगा 124 - 75, यानी कि 49। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए इसका, फिर हम अपने सिक्के वाले कॉइंस वाले क्वेश्चन को करेंगे। बताइए। कह रहा है कि ये कक्षा में 20% छात्र 10 साल से कम आयु के हैं। 20%, ओके। 10 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या का 1/3 है। 3 कैटेगरी बनाई है उसने, 10 वर्ष से कम, एग्जैक्ट 10 वर्ष, और 10 वर्ष से ज्यादा, और 10 वर्ष से ज्यादा। भाई 10 वर्ष से कम यानी कि 10 माइनस। 3 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी 10 वर्ष से कम वाले बच्चों की, एक एग्जैक्ट 10 साल वालों की, और एक 10 साल से ज्यादा वालों की। उसने क्या बोला कि भैया 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, टोटल का 20%। कह रहा 10 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या, जो 10 वर्ष से अधिक वाले छात्र हैं उनकी संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या, जो एग्जैक्ट 10 वर्ष के हैं, उनका 1/3 है। अब आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष के आयु वाले छात्र 24 हैं, यानी कि इनकी वैल्यू हमें दे दी, इनकी वैल्यू हमें दे दी, जो 10 वर्ष की आयु वाले छात्र हैं वो 24 हैं, 24। ये तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर एग्जैक्ट 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 हैं, थोड़ी ऊपर की लाइन पढ़ो, अब यहां से पढ़ो, यहां से कि 10 वर्ष से अधिक वालों की संख्या 10 वर्ष की संख्या का 1/3, यानी कि 24 का 1/3 है 10 वर्ष से अधिक वाले लोग। तो 3 अट्ठे 24 और 8 एकम 8, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 24 और 8 32, यानी कि 10 साल और उससे अधिक वाले जो बच्चे हैं वो टोटल है 32। अब सवाल ने बोला है कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उसके लिए हमें इनकी संख्या निकालनी जरूरी है कि 10 साल से
कितने 10 साल से कम कितने लोग हैं, वो पहली लाइन पढ़ो। कह रहा है कि 20% छात्र 10 साल से कम हैं। ये लोग क्या है 20%। तो अगर ये लोग 20% है तो क्या जो ये 32 होंगे ये 80% की वैल्यू होगी? बोलिए, क्या ये 32 जो होगी बच्चे ये 80% की वैल्यू होगी कि नहीं? क्योंकि ये अगर 10% से कम वाले लोग 20% हैं, 10 वर्ष से कम वाले लोग अगर 20% हैं, तो बाकी लोग कितने होंगे? 100 में से 20 घटा दो, 80% होंगे, 80% होंगे, टोटल 100% होना चाहिए। तो 80% 32, 1% क्या हो जाएगा? 32/80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 100% की वैल्यू पूछी है, कुल छात्र पूछे हैं। तो ये आ जाएगा 2/5 गुणा 100, ये आ जाएगा 40। तो टोटल स्टूडेंट उस क्लास में कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सही है। ओके, बस जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन ने बोला कि 10 वर्ष से कम, एग्जैक्ट 10 वर्ष, और 10 वर्ष से प्लस। एग्जैक्ट 10 वर्ष वाले लोग कितने हैं? 24। 10 वर्ष से ज्यादा कितने हैं? 24 का 1/3 सवाल ने बोला, तो 8। 24 और 8 कितना हो गया? 32। अब ये 32 जो है, पहली लाइन ने बोला 20% स्टूडेंट 10 साल से कम है, ये तो ये दोनों मिलाकर क्या होंगे? 80% की वैल्यू। तो 80% 32, 1% 2/5, 100% 40। ओके, चलो, तो यहां पर आपका ये वाला पार्ट भी एंड होता है। और अब हम आते हैं अपने अगले टाइप पे, जिसको हमने नाम दिया कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन। कॉइन रिलेटेड, सिक्के संबंधित प्रश्न। तो पहले कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। बत्तीस का 20% क्यों निकालोगे भाई? 32 टोटल संख्या है क्या? 32 टोटल छात्रों की संख्या है क्या? 32 का 20% क्यों निकालोगे? जो 20% है वो टोटल का 20% है। तो पहले तो टोटल संख्या निकालनी है ना आपको, कि व्हाट इज द टोटल नंबर। 32 का 20% क्यों निकालोगे? क्या दिक्कत, कुछ आया है क्या? बफ, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा आया होगा, अब ठीक है। तो कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन, तो पहले कॉइन्स के बारे में नॉलेज लेते हैं कि कॉइन्स की क्या थ्योरी है। अगर मैं आपसे देखो, बेसिकली कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो दो तरह से बनते हैं, दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक मैं बता देता हूं कौन कौन से दो तरीके के क्वेश्चन सिक्के संबंधित प्रश्न में बनते हैं। उनके बाहर वो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बहुत आसान पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सिक्के संबंधित प्रश्न बेसिकली दो ही टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है जब धनराशि गिवन हो, जब आपको धनराशि कि भैया 20 रुपया, 1000 रुपया, धनराशि क्या हो? दी गई हो, दिया गया है, गिवन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन, धनराशि को लिखेंगे अमाउंट। कि जब हमको धनराशि सवाल में गिवन है कि टोटल 400 रुपए हैं, 800 रुपए हैं, 8000 रुपए हैं, ये धनराशि गिवन है, दी गई है। दूसरा आपको सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन हो। देखो ये दो चीज गिवन होनी जरूरी है, ये दो चीज गिवन होनी जरूरी है। एक तो धनराशि गिवन है, सवाल आएंगे अभी, पहले अभी आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए लिखो कि जब हमें धनराशि गिवन है, और सेकेंडली हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है उल्टा, कि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है कि भाई 600 कॉइन है, 650 कॉइन है, 650 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन है, उल्टा है ये। और धनराशि का रेशियो, अमाउंट का रेशियो, धनराशि का रेशियो गिवन है।
गिवन है, दिया गया है सवाल में। ये सवाल में गिवन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेसिकली यही दो तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि सवाल में भैया बोलेगा कि आपके पास एक बैग है, एक थैला है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं थैले में, और उन सिक्कों की संख्या का रेशियो 3-2-1 है। ऐसे बोलेगा कि उन सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है, 3-2-1 है, और आपसे कहेगा टोटल धनराशि 400 रुपए है, बताओ फलाने फलाने सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इस तरीके से दूसरे टाइप का क्या पूछेगा कि आपसे कहेगा कि भैया आपके पास टोटल 900 सिक्के हैं, आपके पास टोटल क्या है, आपके पास टोटल 900 कॉइन्स हैं और एक बैग में भरे हुए हैं, और वो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, और टोटल धन राशि का रेशियो, टोटल अमाउंट का रेशियो आपको गिवन दे दिया कि मान लो 4-5 है, कुछ इस तरीके से। तो जब हमें ये वाला पार्ट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिक्कों की संख्या के रेशियो को, हम नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या के रेशियो को धन राशि के रेशियो में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना बस बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। जब क्वेश्चन आएंगे ना, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि हम सिक्कों की संख्या के रेशियो को धन राशि के रेशियो में बदलेंगे। धन राशि के रेशियो में बदलेंगे या बदलें। कैसे बदलें, किस तरीके से बदलें, वो बताऊंगा सब मैं आपको। अभी और भी थ्योरी है, वही चीज तो है कैसे बदलना है कि भैया जब हमारे पास धनराशि गिवन हो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन हो, तो हम करेंगे क्या, उसे धनराशि के रेशियो में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, थोड़ी देर के लिए रुको, सिखाऊंगा वो भी। जब हमारे पास सिक्कों की संख्या गिवन हो, धन राशि का रेशियो गिवन हो, तो हम उसे क्या बदलेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में बदलेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में बदलो, के रेशियो में बदलो। कैसे बदलेंगे, थोड़ा सा वेट करो, अभी सिखाता हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे दो ही तरह के सवाल हैं। अब हम चलते हैं कि रेशियो में कैसे बदलना है। उसके लिए जरा मुझे एक बात बता सकते हैं आप कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे, हाउ मैनी पैसे इन 1 रुपी। आपको पता होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चे, 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो आप कहोगे सर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 2 गुणा 100 यानी कि 200 पैसे। ऐसे तो सर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 5 रुपए में कितने पैसे, 5 गुणा 100 500 पैसे। 12 रुपए में कितने पैसे, 12 गुणा 100 12 पैसे। तो ये ठीक है। दूसरा, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 रुपए में पैसों की संख्या। 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, ऐसे 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। 1 रुपए में कितने, नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपी, नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपी। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 रुपए में सिक्कों की संख्या और वो कितने रुपए, कितने पैसे के सिक्के, मैं कहूंगा 50 पैसे के सिक्के। बताओ कितने होंगे। मैंने कहा 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इन 1 रुपी। 50 पैसे को क्या बोलते हैं, अठन्नी बोलते हैं। 50 पैसे को क्या कहते हैं बच्चा, अठन्नी बोलते हैं। 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती हैं, 2 ही तो होती हैं। और वो निकालते कैसे हैं, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, डिवाइड कर दो। 50 पैसे के सिक्के पूछ रहे हो ना आप, तो आप डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा सर 2 सिक्के होते हैं। जरा मुझे बताना 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं।
1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? 25 पैसे को क्या बोलते हैं? चवन्नी। क्या बोलते हैं बच्चा? चवन्नी बोलते हैं। तो 1 रुपए में कितनी चवन्नी? 100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, डिवाइड बाई 25, तो 4 चवन्नी होती है ना। 1 रुपए में कितनी चवन्नी होती हैं? 4 चवन्नी। अगर मैंने कहा 1 रुपए में जरा बताना 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहोगे 100/20, 5 सिक्के होते हैं। अगर मैंने कहा 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं जी, आप कहोगे 100/10, 10 सिक्के होते हैं जी। अगर मैंने कहा 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप कहेंगे 100/5, सर 20 सिक्के होते हैं। तो बेसिकली आप 1 रुपए में कितने सिक्के, ये संख्या निकालना आप सीख चुके हैं। पूरी थ्योरी पढ़ लिया आपने। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके रेशियो चेंज करना सिखाता हूं। मान लो आपके पास एक थैला है, उसमें 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का और 25 पैसे के सिक्के हैं, सपोज दैट। और नंबर ऑफ कॉइन्स, संख्या का रेशियो हमें दिया हुआ है, सपोज 3, 2 और 1। ये रेशियो हमें दिया हुआ है संख्या का। नंबर का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या। बच्चे हमेशा याद रखना, जब हमें नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा ना, हम किसका रेशियो निकालेंगे? बोलो। अगर हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन है बच्चा, तो हम धन राशि यानी कि अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। अमाउंट का रेशियो, तो हम क्या कहेंगे कि अगर नंबर का रेशियो इतना है तो अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, जरा बताइए कैसे बदलते हैं। अब उसके लिए सुनो, ये ही असली थ्योरी है जो मुझे आपको बतानी है और जो आपको भी करनी है। कभी भी सिक्कों की संख्या को अगर आप अमाउंट में चेंज कर रहे हैं ना, तो बच्चे याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के आपकी थैले में रखे हुए हैं, मैंने मान लिया, लेकिन यूनिट सेम करो। यूनिट सेम करनी है, लिख दूं, यूनिट को सेम रखना है। यूनिट का मतलब होता है, अगर ये 25 पैसा है का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपए को भी पैसे में ही बदलो। मान लो अगर ये होता 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के सिक्के, सपोज दैट अगर ये होता 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का, तो सब कुछ रुपए में था, चेंज करने की जरूरत नहीं थी। सपोज दैट अगर ये होता 20 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के, सब कुछ पैसे में था, चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूनिट सेम रही वहां पर, पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया रुपया। लेकिन यहां पर हमारे पास 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, तो यूनिट सेम रखनी है। ये पैसे में, ये पैसे में, इसको भी पैसे में बदलो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चा? 100 पैसे। सवाल खत्म। नंबर को अमाउंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई। सपोज दैट आपके पास 3 सिक्के हैं 100 पैसे के, अमाउंट हो गई 300 पैसा। आपके पास 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, अमाउंट हो गई 100 पैसा। आपके पास 1 सिक्का है 25 पैसे का, अमाउंट हो गई 25 पैसा। यह बदल दिया आपने अमाउंट में। किसमें बदल दिया? अमाउंट में बदल दिया आपने। ओके, एक और एग्जांपल दूं आपको। सपोज दैट आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, पैसे की बात ही नहीं हो रही, और संख्या का रेशियो मैंने आपको दे दिया 5, 3 और 8। जरा मुझे बताना धनराशि या अमाउंट का रेशियो क्या हो? रेशियो नहीं, अमाउंट को ऐसे ही लिखते हैं, तो कैसे करेंगे बोलिए? आप कहेंगे कि सर यहां पर यूनिट सेम है क्या? यूनिट का मतलब है कितने कितने डिनोमिनेशन के हमें सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, यूनिट सेम है। क्या है बच्चा? यूनिट सेम है। तो यूनिट सेम है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 अट्ठे 40। ये बदल गया अमाउंट का रेशियो, ये बदल गया अमाउंट का रेशियो। अब ये तो आप सीख गए कि अगर सिक्कों की संख्या
का रेशियो दिया हो उसे अमाउंट में कैसे बदलते हैं। सीख गए ना सभी बच्चे। अब हम चलते हैं रिवर्स, कि अगर हमें अमाउंट या धनराशि का रेशियो दिया हो, मान लो हमारे पास है 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसा, और हमें धनराशि या अमाउंट का रेशियो गिवन है। इस बार धनराशि का रेशियो गिवन है बच्चे हमें, मैंने कहा ये है 3, ये है 2 और ये है 2। ओके, तो अब मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर हमें धनराशि का रेशियो गिवन है, अगर हमें अमाउंट का रेशियो गिवन है, तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो। किसका रेशियो निकालेंगे बच्चे? हम निकालेंगे सिक्कों की संख्या का रेशियो। तो यहां पर हमने आपको दे दिया अमाउंट या धनराशि का रेशियो। तो अगर अमाउंट का रेशियो गिवन है तो आप किसका रेशियो निकालेंगे? सिक्कों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। और वो कैसे निकालते हैं वो भी सीखो। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि अगर संख्या का रेशियो गिवन है सिक्कों की तो उसे धनराशि में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो तरीका दिमाग में रखना है। अगर धनराशि का रेशियो गिवन है उसे बदलेंगे सिक्कों की संख्या में। कैसे बदलना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर अमाउंट गिवन है और हमें सिक्कों की संख्या में बदलना है तो आपको उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, ये बता दो। इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर धनराशि का रेशियो गिवन है और उसे संख्या में बदलना है तो उसके लिए आपको यूनिट सेम नहीं करनी, उसके लिए आपको पता करना है 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बोलिए 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? जल्दी से बच्चे बोलिए। 8 पंजे 40। कहां पे 8 पंजे 40 हो? क्या बोल रहे हो यार तुम? यहां पे 25 एकम 25 ठीक तो है, इतने पीछे के नहीं जाएंगे। अब देखो, अगर हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है, निकालना है, तो 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के? 5 सिक्के। भाई निकालना सिखाया ना मैंने आपको, 100/20। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 दूनी 100, 2 सिक्के। और 1 रुपए में 1 रुपया का तो एक ही सिक्का होता है। भाई 1 रुपए में 1 रुपए का कितना होता है? एक ही सिक्का होता है। जब भी आपको इस तरीके से हो कि अमाउंट का रेशियो गिवन है और हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है? 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 रुपए में कितने सिक्के और 1 रुपए में कितने सिक्के, बस ये निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, ये मिल गया आपको। बहुत सिंपल तरीका बताया है दोनों का ही मैंने आपको, ठीक है। अच्छा ये, हाँ सॉरी, ठीक है, समझ तो गए ना आप। तो ये दोनों चीजें आपने चेंज करनी सीख ली। अब आपको मैं लेकर चलता हूं सवाल के पास। अब आप बिल्कुल रेडी हैं सवाल करने के लिए। सवाल है, 225 रुपए की धनराशि है, यानी कि हमें टोटल धनराशि दे दी। अब कह रहा है जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। वह टोटल धनराशि कितनी है? 225, जो कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8, 5, 3 के रेशियो में है, यदि सिक्कों की संख्या 8, 5, 3 के रेशियो में है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, सर खाने का टाइम हो गया। आप खा लो बच्चे, बाकी लोगों के सिलेक्शन का टाइम है, उन्हें सिलेक्शन लेने दो। आपके खाने का टाइम, आप खाओ। ₹225 की धनराशि है, सिक्कों की संख्या का रेशियो है 8, 5, 3। तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? पहले वाला,
जहां सिक्कों की संख्या का रेशो गिवन है तो हम उसे किस में बदलते हैं? धन राशि यानी के अमाउंट के रेशो में। कैसे बदलते हैं आपको मैंने सिखाया कि भाई कौन कौन से सिक्के हैं हमारे पास? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, हमें दिया हुआ है संख्या का रेशो, नंबर का रेशो। क्या रेशो गिवन है भाई? 8, 5 और 3। 8, 5, 3 का। मैंने कहा जब भी संख्या का रेशो गिवन होगा हम धनराशि या फिर मूल्य का रेशो निकालेंगे। और उसके लिए मैंने क्या बोला? उसके लिए मैंने बोला कि हमें यूनिट को सेम करना है। हमें यूनिट को सेम करना है। ये अगर 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 1 रुपया, तो ये पैसे में, ये पैसे में, इसे भी पैसे में बदलो। 100 पैसा बदल दिया आपने। अब मल्टीप्लाई कर दो। 800 पैसा मल्टीप्लाई कर दो 250 पैसा और मल्टीप्लाई कर दो 25 या 75 पैसा। तो कुल धनराशि कितनी हो गई? कुल धनराशि जल्दी से बताएंगे, ये हो जाएगी आपका 1125। भाई तीनों को जोड़ दो आप, 1125 पैसा। टोटल धनराशि कितनी हो गई? 800, 250 और 75। टोटल धनराशि 1125 पैसे हो गई। और हमें टोटल धनराशि कितनी दे रखी है? 225 रुपए। इसे भी पैसों में बदलो तो 225 रुपए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। भाई रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो 1125 पैसे का मतलब हो गया इतना पैसा। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 22500 बटे 1125। तो 1125 दूनी 2250, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब सवाल कहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि संख्या का रेशियो तो यही है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 8, तो 8 गुणा 20, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा बच्चा 160। यही काम आपने हर उस सवाल में करना है जिसमें आपको संख्या का रेशियो देकर मूल्य गिवन हो और कुछ और पूछ रहा हो। आप संख्या के रेशियो को पहले मूल्य में बदलेंगे, उसके लिए यूनिट समान की, मल्टीप्लाई किया, तीनों को जोड़ा 1125 पैसा। धनराशि तो 225 रुपए में दी हुई थी, उसे भी पैसों में बदला 100 से गुणा करके। तो भैया एक यूनिट आ जाएगा बटे 1125 यानी कि 20। 8 यूनिट आ जाएगा 160। सर यहां पे यूनिट सेम ना हो तो फिर करेंगे ना, तो की तो थी हमने यूनिट सेम। यूनिट सेम कहां थी? की हमने यूनिट सेम। अच्छा तुम कह रहे हो अगर यूनिट सेम ना करें तो फिर गलत हो जाएगा सवाल, माइनस नंबर हो जाएंगे। बताइए जरा, एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं, बड़े बड़े नोट हैं। यहां पर कोई अमीर व्यक्ति है, 50 रुपए के, 20 रुपए के, 10 रुपए के नोट हैं, 3-5-8 के अनुपात में है, तथा सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 है। मूल्य यानी कि टोटल धन राशि हमें दे दी 1650। फिर कह रहा है कि 20 रुपए के कितने नोट हैं, जरा बताएंगे। भाई हमें यहां दे रखा है 50 रुपए के नोट, हमें यहां दे रखा है 20 रुपए के नोट, हमें यहां दे रखा है 10 रुपए के नोट, और संख्या का रेशियो दिया हुआ है बच्चा 3, 5 और 8। और जब भी हमें संख्या का रेशियो गिवन होगा हम धनराशि, अमाउंट या मूल्य का रेशियो निकालेंगे। और उसके लिए मैंने क्या बोला? उसके लिए हमें यूनिट को सेम रखना है। यूनिट सेम है क्या? रुपया रुपया रुपया। हां जी सर यूनिट सेम है, कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 50 तिया 150 रुपया, 20 पंजे 100 रुपया और 10 अट्ठे 80 रुपया। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 180, 280, 330 हो गया ना। टोटल हो गया 330 रुपया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? सवाल ने दिया हुआ है 1650 के बराबर। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1650 बटे 330। ये तो पूरा 5 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू 5। कह रहा है 20 रुपए के कितने नोट हैं? भाई संख्या तो ये रही 5, तो 5 गुणा 5 दैट इज 25। अब आप कहेंगे सर ये तो आसान चीज है। बिल्कुल आसान है।
कुछ भी तो नहीं है इसमें। चलिए एक और सवाल, ये सवाल करिए जरा। कह रहा एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोट के रूप में टोटल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? सर पैसे को रुपए में चेंज कर, हाँ कर सकते हो, वो आप अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना, यूनिट सेम करना, पैसों को रुपए में चेंज करके वो भी कर सकते हैं। देखो एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के हैं, सिक्के हैं। कह रहा धनराशि 640 है और नोटों की संख्या समान है, यानी कि संख्या समान है, इसका मतलब है रेशो क्या हो जाएगा? 1:1:1। भाई समान संख्या का मतलब यही है, बोलो। हाँ, अब संख्या का रेशो गिवन है तो हम किसका रेशो निकालेंगे? मूल्य का। उसके लिए क्या होता है बच्चे? उसके लिए यूनिट को सेम करना पड़ता है। क्या यूनिट सेम है? रुपया रुपया रुपया, बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई कर दो, अब 1 रुपया मल्टीप्लाई कर दो 5 एकम 5 रुपया, मल्टीप्लाई कर दो 10 एकम 10 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10 और 5 15 और 1 16 रुपया। और सवाल ने कितना दिया हुआ है? 640 रुपया। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 640/16, 40 के बराबर हो जाएगी। क्या पूछा उसने? कुल मिलाकर कितने नोट हैं? तो नोटों की टोटल संख्या जोड़ लो। भाई टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 1 + 1 + 1 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 40, 120 नोट हैं। टोटल कितने नोट हैं? 120 नोट हैं। ऑप्शन नंबर बी। उड़ा दिया आपने। एक और सवाल कराऊं आपको, चलिए वन मोर क्वेश्चन, इस पे आएंगे जरा। कह रहे हैं कि एक थैले में 60 रुपए हैं, एक थैले में क्या है? टोटल 60 रुपीज हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? यहां रेशियो बनाना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में भी बनाना पड़ा था, क्योंकि उसने बोला था संख्या समान है, तो मैंने 1 1 1 का रेशियो ले लिया। लेकिन यहां संख्या समान नहीं है। आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं। और संख्या के बारे में उसने क्या बोला कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर 1 यूनिट है या 2 यूनिट मानूं, तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे? आधा हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। भाई उसने क्या बोला कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कुछ इतनी मानो जिसका आधा आप 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान सको। आप मान लो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है, 4 है, तो 5 के हो जाएंगे आधा, 2 हो जाएंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है, तो 5 रुपए के हो जाएंगे 5, आधा कर दो। रेशियो यही बनना है 1 2 का। अब कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2। तो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे? 3 गुना ऑफ 2, यानी कि 6। ऐसा मैं एक ही लाइन में रेशियो बना दिया। उसने बोला 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना कर दिया 6। अब हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पहले देखेंगे क्या यूनिट सेम है। आप कहेंगे हाँ सर यूनिट रुपए रुपए रुपए। मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 6 एकम 6। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है? 60 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4 के। आपसे क्या कह रहे हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? कितने हैं भैया? वो तो 1 यूनिट ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4। 5 रुपए के कितने सिक्के? 5 रुपए के पूछे हैं ना, 1 यूनिट विल बी 4।
आगे बढ़ो। ये सवाल देखिए जरा, फिर आपको मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं इसी में ही अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हट के थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा फिर सिक्कों के सवालों में ही। एक थैले में 52 सिक्के 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यस, इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 3 2 1 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। बोलिए का होगा। कर लेंगे इसे, टाइम हो गया। चलो इसे करा देता हूं। कह रहे कि भैया आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपया का सिक्का है। इस बार हमें मूल्य का रेशियो दे दिया, इस बार हमें मूल्य का रेशियो दे दिया कितना, 3 2 और 1। जब भी मूल्य का रेशियो देगा तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, संख्या का। जब भी हमें मूल्य का रेशियो देगा तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, संख्या का। और संख्या का रेशियो निकालते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी है, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। अब 1 रुपए में 1 रुपया का तो एक ही सिक्का होता है भाई, 1 रुपए में 1 रुपया का एक ही सिक्का होता है। अब 1 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, ये तो सर क्या अननेसेसरी बात कर रहे हो। अगर ये पैसा होता कि 50 पैसे के कितने सिक्के, हम कह देते 2 सिक्के, 20 पैसे के कितने सिक्के, हम कह देते 5 सिक्के। लेकिन सर आपने सवाल पूछ लिया 1 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सवाल को करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हमें आउट ऑफ द ट्रैक करनी पड़ती हैं। तो 1 रुपए में अगर मैं पूछूं 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप 1 रुपया को ऊपर रखो, 2 को नीचे रख दो, सर 1/2 सिक्के होंगे। आउट ऑफ द ट्रैक जाके मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं 1 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपया ऊपर रखो, 5 रुपए नीचे रख दो, 1/5 सिक्के होंगे। भाई अगर वो पैसे पूछता 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के, मैं कह देता 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, बटे 10 पैसे, 10 सिक्के होंगे। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं 1 रुपया में 2 रुपया का कितने सिक्के, तो 1 रुपया ऊपर रखो, 2 रुपया नीचे रख दो, 1/2 सिक्के। 1 रुपया में 5 रुपए के कितने सिक्के, तो आप 1 रुपया ऊपर रखो, 5 रुपया नीचे, 1/5 सिक्के होते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 3/5, ये आ जाएगा 2/2, और ये आ जाएगा 1 × 1 दैट इज 1। ये भी 1 आ गया। इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो ये आ जाएगा 3:5:5। ये आ गया आपकी संख्या का रेशियो। क्या आ गया, आपके संख्या का रेशियो। और संख्या कितनी दी हुई है, 52 सिक्के। तो 5 5 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू 52, 1 यूनिट की वैल्यू 13 चौके 52। क्या पूछा उसने, 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 3 यूनिट है, तो 3 × 4 यानी कि 12। बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चे, थोड़ा सा आउट ऑफ द जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। जहां पर मैंने आपको बोला कि हमें अगर धनराशि गिवन है, सिक्कों की संख्या गिवन है, तो हम उसे मूल्य के रेशियो में बदलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल में ऐसा करना नहीं है, इस सवाल में वो थ्योरी अलग हो गई,
कह रहा राहुल अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के मिलते हैं 10, 5, 2, 1 के रेशियो में। यदि टोटल 72 सिक्के हैं, यानी कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो तो दे दिया, मूल्य धनराशि नहीं दी, हमें दे दिया सिक्कों की संख्या का रेशियो इतना है और टोटल सिक्के, और हमें टोटल सिक्के दे दिए, और हमें टोटल सिक्के दे दिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए 72। तो हमें यहां मूल्य को धनराशि में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अब देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है वैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं, और संख्या का रेशियो हमें गिवन है बच्चे कितना, 10, 5, 2 और 1। अब हमने अब तक जो पढ़ा कि सिक्कों की संख्या के रेशियो को हम लोग धनराशि में बदलते हैं, कब बदलना है, जब हमें धनराशि टोटल गिवन है। यहां गिवन ही नहीं है, यहां तो सिक्कों की संख्या दे दी 72। तो फिर इससे आसान बात क्या होगी, 10 और 5 15, 2 17 और 1 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 72 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 18 चौको 72। तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 40 सिक्के, 5 यूनिट की वैल्यू 20 सिक्के, 4 से गुणा करते चले जाओ, 2 यूनिट की वैल्यू 8 सिक्के और 1 यूनिट की वैल्यू 4 सिक्के। अब हमें ओरिजिनली सिक्कों की संख्या मिल गई भाई, हमें ओरिजिनली सिक्कों की संख्या मिल गई कि 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं और 10 रुपए के 4 सिक्के हैं। तो धनराशि अब निकालने के लिए या धन मूल्य निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब 40 एकम 40 रुपया, 20 दूनी 40 रुपया, 5 अट्ठे 40 रुपया और 10 चौके 40 रुपया। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, 160 रुपया। भाई सिक्कों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, 160 रुपया हो गया। हमने रेशियो को धनराशि में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला सर, क्योंकि यहां पर हमें सवाल में धनराशि नहीं दी हुई थी, सिक्कों की संख्या दे रखी थी। तो सवाल को रटना नहीं, सवाल को समझना है। एक सवाल अब मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन है, सेल्फ करना है बच्चे, और यहां पर हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। कल हम अपना प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात चैप्टर को कर रहे होंगे, तो मिलेंगे कल प्रोपोर्शन के साथ। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे ना इसके रेशियो के, वो प्रोपोर्शन के बाद प्रोपोर्शन करा के कल उसके बाद करा दूंगा आपको, ठीक है। छोटा सा पार्ट है प्रोपोर्शन, 45 मिनट में कंप्लीट कर देंगे हम, ओके। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।